but in this class I'm going to correlate all these things, then we will solve some problems. So हमारे पास क्या है कि पोजीशन होता है, पोजीशन को आप x से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आपके पास वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर आपके पास एक्सीलरेशन होता है जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, मान लो तुम्हें पोजीशन पता है और तुम्हें वेलोसिटी पता करनी है, तो तुम्हारे पास क्या तरीका है, तुम डिफरेंशिएट कर देते हो उसको। तो तुम यहाँ पे लिखते हो v इक्वल टू dx dt, और ये डिफरेंशिएशन हो गया। फिर वेलोसिटी यदि पता है और तुम्हें एक्सीलरेशन पता करना है, तो तुम क्या करते हो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हो, यहाँ पे मिल जाता है dv dt। अब मान लो कि मुझे पोजीशन पता है, पोजीशन से एक्सीलरेशन निकालना है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा कि इसको दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, और हम बोलेंगे एक्सीलरेशन इक्वल टू d2x ddt2, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अब मान लो कि तुम्हें एक्सीलरेशन पता है और एक्सीलरेशन से तुम्हें पता करना है चेंज इन वेलोसिटी, तो तुम लिखते हो डेल्टा v इक्वल टू a dt। अब तुम्हें पता है कि v और तुम्हें पता है चेंज इन पोजीशन, सो तुम डेल्टा x इक्वल टू लिखते हो v dt। सो ये जो साइकिल है, इसी साइकिल के अनुसार पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स की हम बातचीत करते हैं कैलकुलस मेथड से, जिसके ऊपर हमने चर्चा की। तो ये सारी कहानी यदि हम देखें तो इन वन डायमेंशन हमारे पास कुछ फॉर्मूले डिड्यूस हो जाएंगे। सो पहला हम लिख सकते हैं v इक्वल टू dx dt, दूसरा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू dv dt, तीसरा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv dx। ये कैसा है ये तुम्हें पता ही ऑलरेडी। हम क्या, अच्छा ये कब होता है, व्हेन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, और ये कब आता है, व्हेन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ s। अच्छा देखो, ये सारी चीजें मैंने अच्छे से, इसका जो पहला लेक्चर है, जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर, उसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप एक बार वापस उसको जाके देखिए। मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करके आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। अब एक्सेलरेशन को आप d2x dt2 लिखते हैं, और आपके पास क्या है कि यदि मेरे को निकालना है डेल्टा v, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ a dt, और फिर मैं लिख सकता हूं डेल्टा x इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो ये 6 के 6 सारे प्रोसेस जो है, जो हमने वो आपको ये पिक्चर में दिखाया था, वो सारी मैंने एक्सप्लेन कर, तो याद आ जाएंगी रिवीजन के टाइम। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारी बातें मैंने डीप में अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मैं आपको साथ ही साथ एक बार रिकैप भी करवाता जाऊंगा, बट क्विक रिकैप है ये। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट ऑब्वियसली आपके लिए बिल्कुल नया ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करते चलूं। तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन से आप क्या जानते हैं, जो आप पहले से जानते हैं वही चीजें वापस से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो द एरिया अंडर द कर्व, the area under the curve and the x-axis gives the definite integration of the function। ये मैंने ऑलरेडी इसका एक लेक्चर लिया था पूरा इंटीग्रेशन वाला, 3.4 है शायद, हाँ 3.4 या 3.5, वहां पे एक बार वापस से जाके आप देख लीजिएगा। अभी के लिए मैं वापस से एक बार आपको बता देता हूं, जल्दी जल्दी में आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट उसके क्वेश्चन से इसको समझेंगे। तो एक क्वेश्चन जैसे मान लो तुमको दे दिया गया, लेट्स से तुम्हारे पास y और x के बीच में y इक्वल टू साइन x दे दिया गया। सो y इक्वल टू साइन x का ऐसे एक ग्राफ बन गया हल्का सा, ये y इक्वल टू साइन x, और कहां से कहां तक, ये बेसिकली 0 से लेके पाई के बीच तक ऐसा ग्राफ बन जाता है। अब यहाँ पे यदि मुझे मान लो कि ये निकालना है, तुम्हारे पास नेट एरिया निकालना है, क्या मान लो तुमसे बोला जाए कि नेट एरिया निकाल लो। सो योर नेट एरिया इज y dx फ्रॉम 0 टू पाई। तो ये y dx है क्या, यहां से ना x डिस्टेंस तक चले जाओ,
और इस x डिस्टेंस पे कुछ y होगा, और वो जो y होगा वो थोड़े दिन dx के लिए मैं कांस्टेंट मान के चलूंगा। तो ये जो छोटा सा तुम्हारे पास एलिमेंटल पार्ट हो गया, ये छोटा सा स्ट्रेच जो है, इसकी एरिया होती है y dx, ठीक है ना। ये हल्का सा जो होता है y dx होता है, क्योंकि dx बहुत छोटा है तो y कांस्टेंट हम ऐसा मान के चल रहे हैं, तो इट एक्ट्स लाइक अ रेक्टेंगल। और इसको जब हमें पूरा का पूरा यहां से पूरा का पूरा इंटीग्रेट करना होता है, तो हम इस y dx को इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 0 टू पाई। सो यहाँ पे इस केस में हम इसको लिखेंगे 0 टू पाई, y की वैल्यू डाल दो sin x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस ऑफ cos x होता है फ्रॉम 0 टू पाई। सो अगेन ये माइनस ऑफ cos ऑफ पाई माइनस ऑफ cos ऑफ 0। सो अब देखो ना, ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 एंड प्लस cos 0 विच इज एक्चुअली 1। सो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो इस तरह से हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को समझ सकते हैं। अब इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस कहां पे हमें एग्जाम में आएगा, तो हम एक बार उन चीजों को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर से जल्दी जल्दी एक बार बता देता हूं। सो द एरिया अंडर द VT कर्व गिव्स, क्या देता है, याद है तुम्हें, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। VT यहां पे, ये VT मतलब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम कर्व। और इसको आप चाहो तो एक छोटा सा ग्राफ जैसा बना के अपने समझने के लिए लिख लो। ऐसे एक मैंने ग्राफ बना दिया, और ये जो है कोई टाइम है, ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है। मान लो ये टी इनिशियल टू टी फाइनल जा रहा है, तो इसके बीच का जो ग्राफ होगा वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। और यदि मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट विच इज चेंज इन पोजीशन, और वो जो होगा वो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल, क्योंकि x एक्सिस पे t इनिशियल टू t फाइनल जो है, जैसे वहां पे x इनिशियल टू x फाइनल करते थे ना, जैसे यहाँ पे मान लिया कि मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया कि t डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट ले लिया dt, यहाँ पे वेलोसिटी हो गया v। तो ये जो है ना v dt, ये छोटा सा एलिमेंटल पार्ट तुम्हारा हो गया, इसकी एरिया, इस रेक्टेंगल की एरिया हो जाएगी v dt। और उसको जब इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां, t इनिशियल से टू फाइनल तक, तो एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। द सेकंड इज द एरिया अंडर द स्पीड टाइम कर्व। क्या देता है बच्चों, गिव्स द डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब आगे एक इसका भी बना लेते हैं कि ये मेरे पास मान लो कि यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम यदि तुम्हारे पास कोई ग्राफ है दिया है, तो ये तुम्हारे पास जो एरिया होगा वो बताएगा तुम्हें डिस्टेंस को। सो ये बातें आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लीजिए। सो मान लो कि यदि तुम्हारे पास यहाँ पे, तो मैंने सब कुछ ऊपर ऊपर कर दिया, मान लो वेलोसिटी तो निगेटिव भी हो सकती है, स्पीड निगेटिव नहीं होगी लेकिन वेलोसिटी तो निगेटिव भी हो सकती है। तो मान लो एरिया अंडर द कर्व जो है उसमें नीचे आ जाए, जैसे मान लो कि ऐसे एक कर्व मैं तुमको दे दूं, तो यहाँ पे ये ऊपर में एक एरिया आ जाएगा, लेट्स से दिस इज A1, और एक नीचे में एरिया आ जाएगा जिसको मैं मान लेता हूं A2। सो जो ऊपर की ये जो एरिया होगी ना वो पॉजिटिव होगी, और ये जो नीचे की एरिया होगी वो नेगेटिव होगी हमेशा, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। सो यहाँ पे यदि मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं तो सिंपली क्या करो कि तुम एरिया निकाल लो। यदि तुम्हारे पास एरिया निकालने का कोई तरीका इंटीग्रेशन में करोगे तब तो डायरेक्ट आ जाएगा वो। यदि एक फंक्शन होगा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल में, ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन मान लो कि तुम्हें पता है कि ये चीज क्या है, लेट्स से तुम्हें पता है कि ये एरिया A1 है, पॉजिटिव लेवल पे तुम्हें पता है कि ये एरिया A1 है, और पॉजिटिव लेवल पे तुम्हें पता है कि ये एरिया A2 है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लिखते हैं A1 माइनस A2।
मैं मान के चल रहा हूं कि ये पॉजिटिव एरिया मान रहा हूं, ठीक है। सो ये वाली जो a1 माइनस a2 है ये पॉजिटिव हो जाएगी कब, व्हेन a1 इज ग्रेटर देन a2। जीरो हो जाएगी कब, व्हेन a1 इक्वल टू a2। और यही एरिया जो है वो हो जाएगी नेगेटिव व्हेन a1 इज लेस देन a2। अब मान लो कि इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछे कि फाइंड डिस्टेंस इन द एबव ग्राफ। इसी ग्राफ में यदि तुमसे पूछे कि तुम डिस्टेंस बता दो भाई, ये बात तुमसे करेंगे। सो हम क्या करेंगे कि इस डिस्टेंस के लिए अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से खींच लेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, यहां पे होता है तुम्हारे पास स्पीड, ये होता है टाइम। तो अब ये दोनों ही ना ऊपर उठ जाएंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो जाता है ना। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो भी छोटा छोटा तुम देख रहे हो ये इंस्टेंटेनियस है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस है। तो जब स्पीड करोगे तो जो नीचे का ग्राफ होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो ये a1 a2 इस तरह से हो जाएगा। सो अब की बात तुम देख पा रहे हो कि सिंस स्पीड इक्वल टू मॉड ऑफ वेलोसिटी, सो स्पीड की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेवर नेगेटिव। उसी से तुम ग्राफ से देख पा रहे हो। यहां पे यदि मैं बोलूं कि डिस्टेंस इन दिस ग्राफ, तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास a1 प्लस a2। बच्चों जीरो कब होगा, जब कोई बॉडी मूव ही ना करे तभी जीरो हो सकता है। यदि उसके पास थोड़ा सा भी स्पीड होगा तो हमेशा जो तुम्हारे पास डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव ही होने वाला है। मतलब मान लो कोई बॉडी है और उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए तो इस केस में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ जीरो हो जाएगी, बॉडी इज एट रेस्ट। इसके अलावा बाकी कोई भी केस में स्पीड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। फॉर एनी वैल्यू ऑफ v, any value of v velocity, speed is positive, and since speed is positive and distance is positive, तो सिर्फ दुनिया का एक ही केस है जिसमें तुम बोल सकते हो कि डिस्टेंस जो होगा या स्पीड जो होगा वो जीरो होगा। वो कब, जब बॉडी रेस्ट पे है, अदरवाइज नहीं। तो स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो द एरिया अंडर द एक्सीलरेशन टाइम कर्व क्या देता है, शुरू में मैंने बताया था, गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है ये, क्योंकि ए की वैल्यू होती है हमारे पास डीवी डी टी। अब तो तुम लिख लेते हो डीवी इक्वल टू ए डी टी। अब इसको तुम इंटीग्रेट करते हो तो ये किसी टाइम टी इनिशियल टू टी फाइनल तक होता है। यहाँ पे v इनिशियल टू v फाइनल तक होता है। तो ये फाइनली जब इसको तुम डिराइव करते हो तो यहाँ पे v होता है v इनिशियल टू v फाइनल। और यहाँ पे अच्छा एक गड़बड़ी मैंने कर दी है, यहाँ पे a को मुझे अंदर रखना था यहाँ पे, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि ये फंक्शन ऑफ टाइम है कि नहीं है, तो मैं बाहर नहीं निकाल सकता हूँ उसको। मैंने हल्की सी मिस्टेक कर दी थी, ये ए डी टी फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल ऐसा लिखना सही रहेगा। सो यहाँ पे भी मैं ए डी टी लिख देता हूँ, टी इनिशियल टू टी फाइनल। तो ये जो है वो एरिया अंडर द कर्व है और ये डेल्टा वी हो जाता है। और दिस इज एरिया अंडर द कर्व। कौन सा कर्व, एरिया अंडर द ए टी कर्व। अब मान लो कि तुम्हारे लिए मैं एक हल्का सा ग्राफ खींच देता हूं, छोटा सा। मान लो कि मैंने ऐसे खींच दिया, ऐसे करके ऐसे ग्राफ खींच दिया और यहाँ पे लिख दिया a1, यहाँ पे लिख दिया a2 और यहाँ पे a वर्सेस। इस पर्टिकुलर केस डेल्टा v क्या होगा, a1 माइनस a2, क्योंकि नीचे वाला जो है ना वो हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि द एरिया अंडर द एक्सीलरेशन a वर्सेस x, ax कर्व, ये क्या होगा। सो a को हम लोग लिखते हैं v dv
dx। सो अब ये बताओ मेरे को कि v dv जो होगा उसकी वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, a dx। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो ax कर्व के नीचे एरिया अंडर ax कर्व, वो क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू। लेकिन ये v dv u से v जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या दे देगा तुम्हारे पास, v² फ्रॉम u टू v। सो बेसिकली ये तुम्हें क्या दे रहा है, यदि तुमसे कोई बोलेगी एरिया अंडर द एक्स कर्व क्या दे रहा है, तो तुम बोलोगे कि v² माइनस u² 2 दे रहा है। ठीक है, दे दूं मैं, लेट्स से तुम्हारे पास एक छोटा सा ग्राफ दे दूं ऐसा, a वर्सेस x। तो ये जो एरिया अंडर कर्व है वो तुमको दे रहा है v² माइनस u² 2। तो ये बात आप याद रखिए। अब क्या है कि हमने और भी कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी, जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि यदि x वर्सेस t जो है उसका कोई ग्राफ है ऐसे, सो हमने ये पढ़ा था जो इसका स्लोप होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो इसका स्लोप होता है वो dx dt v के बराबर होता है। और यदि मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि v वर्सेस t है, सो ये मान लो कि ग्राफ है, तो यहां पे दो बातें होंगी, ये एरिया अंडर द कर्व v वर्सेस t जो होगा वो डेल्टा x होगा, लेकिन जो इसका स्लोप होगा वो होगा एक्सीलरेशन। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली ग्राफ विच विल गिव यू एक्सीलरेशन एज वेल एज चेंज इन पोजीशन, और वेलोसिटी तो होता ही इसके अंदर। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ सबसे बढ़िया ग्राफ होता है जिसमें हमें तीनों चीजें मिल जाती हैं एक साथ, ठीक है ना। सो ये हम यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि तुम्हारे पास कंफ्यूजन होता है कि ये जो v वर्सेस t ग्राफ होता है उसमें हम एक्सेलरेशन को लेते हैं तो कैसे लेने की कोशिश करें। सो यहाँ पे यदि तुम्हारे पास v वर्सेस मान लो कि t दिया हुआ है तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे एंगल थीटा दिया होगा, ये हो सकता है कोई टाइम t हो। सो एक तरीका तो ये होता है कि मुझे ये tan थीटा पता चल जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट p पे, सो हम इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू tan थीटा, और यही tan थीटा जो होता है तुम्हारा dv dt भी होता है। तो यदि स्लोप किसी तरीके से पता चल जाए इस पॉइंट पे, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे दे दे कि कोई vt ग्राफ में ये एंगल 30 डिग्री दे दे तुमसे और पूछे कि ये पॉइंट p पे ऐसा 30 डिग्री स्लोप दिया गया है और पता करो कि इस जगह पे एक्सेलरेशन कितना है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन इक्वल टू डायरेक्ट tan 30 डिग्री लिख दोगे और जो इसकी वैल्यू होती है वही तुम्हारी एक्सेलरेशन हो जाएगी, दैट्स ऑल।